नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में है, हम संस्कृत शिक्षण विषय पढ़ रहे हैं साथियों। और संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत साथियों हम देख रहे हैं गद्य शिक्षण। और गद्य शिक्षण के अंतर्गत साथियों, जैसा कि हमने पिछला जो 13वां नंबर का जो वीडियो देखा है साथियों, उस 13वें नंबर के वीडियो के अंतर्गत हमने इस उद्बोधन विधि को देखा है साथियों, तथा गद्य शिक्षण के परिचय के बारे में देखा है। और गद्य शिक्षण के जो काठिन्य निवारण की विधियां जो हम देख रहे थे, उन काठिन्य निवारण की विधियों के अंतर्गत हमने कल 13वें नंबर के वीडियो के अंतर्गत हमने उद्बोधन विधि को देख लिया था साथियों। उद्बोधन विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया तथा प्रतिकृति, रेखा चित्र, चित्र आदि के बारे में हमने इन प्रविधियों के बारे में हमने पढ़ा है साथियों। मैं अपने विषय वस्तु की शुरुआत करूं उससे पहले एक आग्रह आपसे करता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे साथियों। तो आइए साथियों, हम चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो साथियों, आपको ध्यान में है कि जैसा कि हमने इन चीजों को पढ़ लिया था, उसके अंतर्गत जो पहली विधि है वो पहली विधि उद्बोधन विधि हमने पढ़ ली है। आज की जो कक्षा है उस कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साथियों प्रवचन विधि। अर्थात प्रवचन विधि क्या है? तो प्रवचन, देखो प्रवचन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, प्रवचन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? प्रवचन दिए जाते हैं। अर्थात इस विधि का जो दूसरा नाम है उस दूसरे नाम को कहते हैं कथन विधि। अर्थात जो कथाकार की भूमिका में शिक्षक जो रहता है उसी को कथन विधि कहते हैं और उसी को प्रवचन विधि कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे। फिर तीसरे नंबर की जो विधि है वो तीसरे नंबर की विधि अगले वीडियो में हम देखेंगे, स्पष्टीकरण विधि। जैसा कि संस्कृत गद्य शिक्षण के अंतर्गत काठिन्य निवारण की विधियों को हम आज पढ़ रहे हैं साथियों। तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रवचन विधि की। तो प्रवचन विधि को अब हम अलग से देख लेते हैं साथियों। प्रवचन विधि को अगर हमने देखे तो मैं यहां लिख देता हूं, दूसरे नंबर की विधि है हमारे काठिन्य निवारण की, वो विधि है प्रवचन विधि। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखिए प्रवचन विधि। अब प्रवचन विधि की अगर हम चर्चा करें तो जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि प्रवचन का मतलब क्या होता है। अब देखो, प्रवचन यानी प्रवचन देना, और प्रवचन कौन देते हैं? कथाकार। और कथाकार में हमेशा कथन होते हैं साथियों। तो इस विधि का जो दूसरा नाम है वो नाम है कथन विधि। इसी विधि को और किस नाम से जाना जाता है? कथन विधि के नाम से जाना जाता है, प्रवचन विधि को ही। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षक है वो शिक्षक क्या रहता है? कथाकार की भूमिका में रहता है। किसको भूमिका में रहता है साथियों? कथाकार की भूमिका में। जैसे शिक्षक क्या कर रहा है? कथा कर रहा है और श्रोता सुन रहे हैं, उसी प्रकार जो शिक्षक की भूमिका रहती है वो कथाकार के जैसे रहती है, और श्रोताओं के जैसे छात्र सुन रहे होते हैं साथियों। तो यहाँ साथियों दो तथ्य मैंने इस विधि के बारे में आपको बताया है। एक तो कथन विधि इसका उपनाम है साथियों, और इसके अंतर्गत जो शिक्षक रहता है वो किसकी भूमिका में रहता है? कथाकार की भूमिका में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रविधियां। तो प्रवचन विधि की जो प्रविधियां हैं उन प्रविधियों के बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो आप एक साथ लिख लीजिए प्रविधियां, और प्रविधियां कौन कौन सी है, और फिर उनको हम अलग अलग देखेंगे साथियों। इनके प्रविधियों की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रविधियां हैं उसके अंतर्गत पहले इसकी उपविधि या प्रविधि कहते हैं उसको, वो है अनुवाद विधि। क्या है साथियों? अनुवाद विधि। पहले तो एक बार सारों को एक बार लिख लीजिए और फिर हम उसको अलग अलग देखेंगे। फिर उसके बाद जो साथियों इसकी दूसरे नाम प्रविधि है साथियों प्रवचन विधि की, वो दूसरे नंबर की विधि है कोश विधि। कौन सी विधि है साथियों? कोश विधि। अब हम बात करते हैं साथियों कोश विधि के पश्चात तीसरे नंबर की विधि है साथियों, वो तीसरे नंबर की विधि है परिभाषा विधि। कौन सी विधि है साथियों? परिभाषा विधि। और जो चौथे नंबर की विधि है वो विधि है साथियों टीका विधि। तो साथियों अब देखिए आप, जो प्रवचन विधि है काठिन्य निवारण की, वो प्रवचन विधि की जो प्रविधियां हैं वो प्रविधियां कितनी हैं? ये 4 हैं। और चारों में पहली कौन सी है? अनुवाद विधि है, कोश विधि है, परिभाषा विधि है और टीका विधि है साथियों। तो साथियों ये तो आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं साथियों। तो अब इसके अंतर्गत एक एक प्रविधि के बारे में हम इसको
देख लेते हैं साथियों। तो जैसा कि प्रवचन विधि में शिक्षक किसकी भूमिका में रहता है, तो शिक्षक कथाकार की भूमिका में रहता है। अब इनकी एक एक प्रविधियों को देखते हैं साथियों। तो पहली प्रविधि जो है वो है अनुवाद विधि। कौन सी है साथियों? अनुवाद विधि। अब शिक्षक प्रवचन विधि के अंतर्गत अनुवाद प्रविधि का कैसे प्रयोग करेगा, ये अपने को देखना है। तो साथियों इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है, यानी किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए, यानी शब्द का अर्थ बताने के लिए यानी शिक्षक किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए स्वयं क्या करता है, संस्कृत भाषा से मातृभाषा में उस शब्द का अनुवाद करके लिखता है, अनुवाद करके लिखता है। यानी शिक्षक, जैसे बालक को समस्या आ गई तो गुरुजी इसका अर्थ बताइए, तो शिक्षक क्या करेगा, श्यामपट्ट के ऊपर उस शब्द को लिखेगा तथा उस शब्द के सामने ही मातृभाषा में उसका अनुवाद करके लिखता है। यही विधि कहलाती है साथियों अनुवाद विधि। अब देखो अर्थ बताने की दृष्टि से जो यह विधि है, यह विधि सबसे सुगम विधि मानी जाती है अथवा सबसे सरल विधि मानी जाती है। यानी अर्थ बताने की दृष्टि से सबसे सुगम अथवा सरल विधि कौन सी है, तो वो विधि है साथियों अनुवाद विधि। यह है साथियों। अब देखो इसके लाभ क्या क्या है, तो लाभ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस विधि के लाभों की अगर हम चर्चा करें तो इसका पहला लाभ है साथियों, यह विधि सबसे सरल एवं सुगम विधि है। यह विधि सबसे सरल एवं सुगम विधि है, ये भी आप लिख लीजिए। फिर दूसरे नंबर का इसका जो लाभ है वो लाभ है साथियों प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि अत्युपयोगी। यानी प्राथमिक स्तर पर बालकों को जब हम अर्थ बताते हैं तो उनको मातृभाषा में ही अर्थ समझना आता है। तो जो यह विधि है ये प्राथमिक स्तर के लिए अति उपयोगी यानी बहुत अच्छी उपयोगी है। तीसरे नंबर का जो इसका लाभ है वो है कि छात्रों में शब्द भंडार बढ़ता है, यानी शब्द भंडार की वृद्धि होती है। क्या होती है? शब्द भंडार की वृद्धि। अब देखो 3 लाभ तो हो गए। चौथा लाभ क्या है इस विधि का? वो चौथा लाभ है कि छात्रों में क्या होता है कि अर्थबोध की क्षमता उत्पन्न होती है। अर्थबोध की क्षमता उत्पन्न होती है। एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है साथियों। गद्य शिक्षण के अंतर्गत काठिन्य निवारण की विधियों को हम पढ़ रहे हैं। काठिन्य निवारण की 3 प्रकार की विधियां हैं साथियों। पहली उद्बोधन विधि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देख लिया है, 13वें वीडियो के अंतर्गत। आज जो 14वें नंबर का जो वीडियो है, इस 14वें नंबर के वीडियो में हम देख रहे हैं दूसरे नंबर की विधि प्रवचन विधि। प्रवचन विधि जो है उसकी प्रविधियां या उपविधियां हैं 4 है साथियों। उसके अंतर्गत हम अनुवाद विधि के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। अब अनुवाद विधि क्या होती है? तो शब्द का अर्थ बताने के लिए स्वयं जो शिक्षक होता है वो शिक्षक स्वयं क्या करता है कि संस्कृत भाषा से मातृभाषा में उसका अनुवाद करके लिखता है। कहाँ लिखता है? तो श्यामपट्ट पर लिखता है। अर्थ बताने की दृष्टि से जो यह विधि है ये सबसे सुगम और सरल विधि मानी जाती है। इसके लाभों की चर्चा करें तो यह विधि बहुत सरल है, सुगम है तथा प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है। इस विधि से छात्रों में जो अर्थबोध का मतलब जानते हो, अर्थ को समझना, उसकी जो क्षमता होती है वो क्षमता उत्पन्न हो जाती है साथियों। लेकिन यहाँ इसके कुछ दोष भी है साथियों। अब इनके दोषों की चर्चा करें
तो दोष क्या क्या है साथियों, तो दोषों की भी देख लीजिए आप। सबसे पहला जो प्रमुख दोष है उसमें इस विधि में क्या करते हैं कि छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय। अर्थात जब शिक्षक श्यामपट्ट पर बताएगा तो छात्र भले लिखे या ना लिखे, उसमें उसकी रुचि उत्पन्न है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें जो बालक रहते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं। और दूसरा जो इसका दोष है साथियों की, केवल इस विधि के अंतर्गत केवल रटने पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है साथियों, यानी केवल बालकों को ये चीजें रटवाई जाती है साथियों। तो मेरे हिसाब से अनुवाद विधि आपको समझ में आ गई होगी साथियों। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अगली विधि कोश विधि के बारे में हम देखते हैं। तो साथियों कोश विधि, कोश विधि की चर्चा करें साथियों तो इसके अंतर्गत देखो, अब हम देखने वाले हैं कोश विधि। तो देखो कोश विधि की चर्चा हम कर रहे हैं। ये जो जहां तीर ये नजर आ रहा है इसका मतलब ये समझ जाए कि उस विधि की चर्चा हो रही है साथियों। तो कोश विधि की चर्चा करते हैं। कोश क्या किसे कहते हैं साथियों, तो कोश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो कोश विधि के जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता था कि जैसे माना कि किसी बालक को किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो शिक्षक क्या करता था कि शिक्षक, इस विधि में शिक्षक अमरकोश अथवा हलायुध कोश इनका संदर्भ लेकर के शिक्षक अमरकोश अथवा हलायुध कोश का संदर्भ लेकर के या सहायता से छात्रों को शब्द का अर्थ स्पष्ट करते थे, अर्थ स्पष्ट करते थे। यह होता था साथियों। और कभी कभी क्या होता था, कभी कभी छात्रों को भी ये कोर्स देखने का अभ्यास करवाया जाता था, अभ्यास करवाया जाता था। साथियों इस विधि के अंतर्गत क्या है कि कोश की सहायता ली जाती है, सबसे सीधी बात है। और संस्कृत में कौन कौन से कोश प्रसिद्ध है, तो अमर कोश प्रसिद्ध है और एक हलायुध कोश प्रसिद्ध है। शिक्षक किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए अमर कोश अथवा हलायुध कोश की सहायता से छात्रों को शब्द का अर्थ स्पष्ट करता था। और कभी कभी क्या होता था कि स्वयं वो छात्रों को भी ये कोश देखने के लिए अभिप्रेरित करता था और छात्र इससे देख के कोश देखने का अभ्यास करते थे साथियों। ये तो रहा साथियों इस विधि में होता क्या है। अब बात कर रहे हैं साथियों इस कोश विधि के अंतर्गत जो क्या लाभ होने वाले हैं, तो उस लाभ को भी हम देख लेते हैं। तो देखो इस विधि के अंतर्गत सबसे बड़ा जो लाभ है वो लाभ है कि छात्र इसमें क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं छात्र इसमें। चलो इस लाभ से पहले एक और मैं बता देता हूं कि इस विधि का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे अगर शिक्षक कोई पाठ पढ़ा रहा है और उस पाठ पढ़ाते वक्त अगर बालक ये कहें, जैसे पद आ गया रात्रि, तो अब रात्रि को स्पष्ट करने के लिए बालक शिक्षक से पूछेगा ये रात्रि क्या है, तो शिक्षक क्या कहेगा, अमर कोश की मदद लेगा और अमर कोश के अंतर्गत इसका एक श्लोक लिखा हुआ उस श्लोक को देखेगा और कहेगा कि निशा निशीथिनी, निशा निशीथिनी रात्रिस त्रियामा क्षणदाक्षपा विभावरीत स्विन्यो
रजनी यामिनी तमी, रजनी यामिनी तमी, ये अमर कोश का उदाहरण है साथियों। तो इस रात्रि शब्द को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक अमर कोश की सहायता लेकर के यह श्लोक बताएगा साथियों। और यह श्लोक बताने के पश्चात इसके अंतर्गत रात्रि के सभी पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं साथियों। तो इन पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से छात्र उस शब्द का अर्थ स्पष्ट कर लेता है साथियों। अब इसके लाभ और दोषों की बात कर लेते हैं साथियों। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ है कि साथियों छात्र इसमें क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं। छात्र सक्रिय कैसे रहते हैं? कि वो अमर कोश को देखते हैं। दूसरा जो इसका बड़ा लाभ है साथियों, वो दूसरा लाभ है कि शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है साथियों। ये है दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ इसका क्या है? तो तीसरा लाभ है कि छात्रों को यानी बालकों को व्याकरणिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। व्याकरणिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो ये साथियों ये इसके लाभ हो गए हैं साथियों। अब इनके दोषों की चर्चा करें तो साथियों इनके दोषों की चर्चा करें। इन दोषों में सबसे पहला दोष अर्थात इस विधि में क्या कमी है? तो इसकी कमी की बात करें तो देखो, एक तो ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी है। प्राथमिक स्तर के लिए क्या है? यह विधि अनुपयोगी विधि है। अर्थात यह विधि केवल उच्च स्तर के लिए लोग बालकों के लिए है। और दूसरी जो इसका दोष है कि यह विधि वही सार्थक है, यह विधि वही सार्थक है जहां बालकों को पर्याय पद समझ में आ रहे हैं। समझे साथियों? क्या समझे? देखो, यह विधि वही सार्थक है जहां बालकों को पर्याय पद समझ में आ रहे हैं। अर्थात जैसे अभी रात्रि के लिए हमने ये श्लोक बताया कि निशा निशीथिनी रात्रि श्यामा क्षणदा क्षपा विभावती तमस्विन्यो रजनी यामिनी तमी। अब ये शब्द जहां बालकों को समझ में आ रहे हैं वही विधि ये सार्थक है। नहीं तो कभी कभी मूल शब्द से ये पर्याय पद जो होते हैं और भारी पड़ने लग जाते हैं साथियों। तो ये विधि है साथियों कोश विधि। तो साथियों प्रवचन विधि की अभी हमने दो विधियां देख ली है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं साथियों। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है साथियों इसकी, वो अगली विधि है तीसरे नंबर की है। और वो तीसरे नंबर की विधि है परिभाषा विधि। कौन सी विधि है साथियों? चलो इसको मिटा देता हूं और वहां अलग से लिख देता हूं परिभाषा विधि। तो साथियों यहां जो दूसरे नंबर की हम विधि पढ़ रहे हैं काठिन्य निवारण की विधियों में, वो प्रवचन विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं साथियों? प्रवचन विधि। अब प्रवचन विधि की जो प्रविधि पढ़ रहे हैं वो तीसरे नंबर की प्रविधि पढ़ रहे हैं। और तीसरे नंबर की प्रविधि कौन सी पढ़ रहे हैं साथियों? परिभाषा विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं साथियों? परिभाषा विधि। अब परिभाषा विधि से आप नाम से स्पष्ट है साथियों कि परिभाषा विधि में किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसा कोई भी व्याकरणिक शब्द हो गया, जैसे समास हो गया, बालकों को बालक कहेंगे समास क्या है? तो यहाँ दो शब्दों के विभक्ति का लोप होकर के जब मेल होकर के एक पद बनाया जाता है तो वो समास कहलाता है। तो ऐसे परिभाषाओं का प्रयोग कर करके शिक्षक छात्रों को अर्थ स्पष्ट करता है उस शब्द का। तो साथियों यह जो विधि है ये केवल ये छोटी विधि है परिभाषा विधि, यानी किसी भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग शिक्षक करता है। अब साथियों यह जो विधि है यह विधि केवल उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, जबकि ये जो प्राथमिक स्तर है प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है साथियों। तो इसका ये एक तरह से लाभ हो गया और एक तरह से यह भी हानि हो गई, दोष हो गया। दोष क्या हो गया कि ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है।
तो साथियों परिभाषा विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साथियों इसके जो चौथे नंबर की विधि है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई समझने की आवश्यकता है नहीं है। फिर चौथे नंबर की विधि देखते हैं, प्रवचन विधि की जो चौथे नंबर की विधि है साथियों, वो चौथे नंबर की विधि है, यहां लिख देता हूं, ये चौथे नंबर की विधि है और इस विधि का नाम है साथियों टीका विधि। क्या है? टीका विधि। अब टीका क्या है? अब आपने कई बार शब्द सुना होगा टीका टिप्पणी, यानी टीका का मतलब होता है कोई भी जब मूल विषय होता है साथियों, मूल विषय जैसे हम एक नाटक समझ लेते हैं, कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जी ये नाटक है साथियों कालिदास का, ये कालिदास का नाटक जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है संस्कृत में। किसमें लिखा है? संस्कृत में लिखा। अब जो भी विद्वान इस नाटक को पढ़ेंगे वो इस ग्रंथ के ऊपर क्या लिखेंगे? अपनी टीका लिखेंगे। और टीका के अंतर्गत क्या लिखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जितने भी श्लोक है अथवा जितनी भी विषय वस्तु है उसका अर्थ बताते हुए क्या भाव है कवि का, वो अर्थ और भाव बताते हैं साथियों। वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं और उसका भाव बताते हैं कि कवि यहां क्या कहना चाह रहा है साथियों। ये अर्थ बताना और भाव बताना ही साथियों क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम पे भी टीकाएं लिखी हुई है साथियों, सायण ने हमारे वेदों पर टीका लिखी है साथियों। और अब जो ये टीका विधि है ना साथियों, अब यहाँ एक तथ्य की बात करूं तो साथियों जो ये व्याख्या होती है ना, व्याख्या करने की यह विधि, व्याख्या करने की यह विधि सबसे अथवा सबसे नहीं लिखे प्राचीनतम विधि है, प्राचीनतम विधि है। व्याख्या की यह विधि सबसे प्राचीनतम विधि है। टीका कैसे लिखते हैं साथियों, ये मैंने यहां इसका उदाहरण देके बताया। अब मैं इसको थोड़ा मेटा देता हूं अब, और अब तथ्यों की बात कर लेते हैं साथियों। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर है साथियों जैसे टीका लिखी है। अब आगे बात करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत अर्थात इस विधि में लिखे साथियों, आप भी साथ साथ लिखते जाइए, मूल विषय पर, इस विधि में मूल विषय पर लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए, लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए मूल विषय के अर्थ को समझाता है, मूल विषय के अर्थ को समझाता है। मूल विषय का जो अर्थ है वो अर्थ समझाता है, जैसे मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम का आपको उदाहरण देके समझाया है साथियों। अब जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे संस्कृत साहित्य में, और संस्कृत साहित्य में तो ये चीजें बहुत ज्यादा है साथियों। जैसे वेदों के ऊपर आचार्य सायण की टीकाएं, आचार्य सायण की टीकाएं। अब इन टीकाओं को पढ़ करके ही हम वेदों के शब्दों के अर्थों को समझते हैं साथियों। उसी प्रकार आचार्य शंकर द्वारा लिखा गया गीता भाष्य, गीता भाष्य अर्थात गीता के श्लोकों का अर्थ सहित क्या भाव है साथियों, ये गीता भाष्य में लिखा गया है। और कालिदास के काव्यों पर, कालिदास के काव्यों पर मल्लीनाथ की टीकाएं प्रसिद्ध है साथियों, मल्लीनाथ की टीकाएं। और इन टीकाओं को देख करके ही हम कालिदास के जो काव्य है, नाटक है, उनके अर्थों को स्पष्ट करते हैं साथियों, उनमें आए हुए शब्दों का अर्थ समझते हैं साथियों। तो ये तो विधि हुई साथियों, टीका विधि कहते किसे हैं साथियों। अब देखो इस विधि का एक और तथ्य बताता हूं मैं कि संस्कृत में जो कठिन से कठिन शास्त्र है
कठिन से कठिन शास्त्र है उनको समझने में इस विधि से सरलता रहती है। अर्थात इस विधि से हम संस्कृत में कठिन से कठिन कोई सा भी शास्त्र हो, जैसे वेद हो, अब वेदों को पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन इनकी टीकाएं पढ़ने के पश्चात हम वेदों में जो मंत्र है साथियों, उसके अर्थ अपने को समझ में आ जाते हैं साथियों। अब देखिए, यह जो विधि है साथियों, ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, या तो उच्च स्तर के लिए या उच्चतर स्तर के लिए उपयोगी है साथियों। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि नहीं है साथियों। तो यही इसका लाभ भी हो गया और यही इसका दोष भी हो गया। दोष कैसे हो गया? लाभ तो ये हुआ कि ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी, हानि और दोष ये हुआ कि ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है साथियों। तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, मेरे हिसाब से यह आपको समझ में आ गया होगा साथियों। इस वीडियो को आप कट करो, उससे पहले आपसे आग्रह करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों, ताकि बेल आइकन से आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे साथियों। अब मैं विदा लेता हूं आपसे। विदा लेने से पहले एक और आग्रह करता हूं कि उन अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें साथियों, अपने मित्रों को शेयर करें। जितने भी मित्र साथियों आपके रीट, आरटेट, यूपी टेट अथवा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, उन सभी मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपका मित्र आचार्य रामजस सेन अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।